गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, राजा, किसान और नगर। तो बच्चों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा है नगर एवं व्यापार। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारा भारतवर्ष जो है बच्चों बटा हुआ था 16 महाजनपदों में। तो उस समय 16 महाजनपदों की जो व्यवस्था थी नगरों की, वो कैसी थी उसे जानेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नगरों का विकास हुआ। तो उसमें बच्चों इन नगरों में अधिकतर क्या था, जो नगर थे महाजनपदों की राजधानियां थी। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से अधिकतर जो नगर थे वो किसी न किसी जनपद की राजधानी। तो आमतौर पर सभी नगर संचार मार्गों के किनारे अव्यवस्थित थे, अर्थात बसाए गए थे ऐसे स्थानों पर बच्चों जहाँ पर जो हमें आसानी से आने जाने के रास्ते थे, उन स्थानों पर इन नगरों को बसाया गया था। जैसे पाटलिपुत्र, कुछ नगर नदी के किनारे भी बसाए गए थे, जबकि उज्जैनी भूतल मार्गों के किनारे अवस्थित था, अर्थात बसाए गए थे। इसके अलावा बच्चों पुहार जैसे जो नगर थे वो समुद्र तट के आसपास स्थित थे, जहाँ से समुद्री मार्गों का सूत्रपात होता था। वहीं मथुरा जैसे शहर सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। तो वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए इन शहरों को बसाया गया था। कुछ शहर नदियों के किनारे थे, कुछ समुद्र के किनारे, तो कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से मध्य में थे, कुछ राजनीतिक दृष्टि से थे। तो इस प्रकार जो शहर थे वो जीवंत केंद्र थे, अर्थात समृद्धशाली थे। तो इसी क्रम में बच्चों हम बात करेंगे आगे नगरीय जनसंख्या, सभ्रांत एवं शिल्प का। तो इसमें क्या है, शासक वर्ग, जो राजा होता था बच्चों, शासक वर्ग राजा हमेशा किलेबंद नगरों में निवास करते थे, अर्थात उनके रहने का स्थान ऐसा होता था जो चारों तरफ से किलों घिरा हुआ हो। जीवन की सारी सुख सुविधाएं उन किलों के अंदर ही होती थी। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में जो खुदाई से मिले अवशेष हैं बच्चों, उनसे प्राप्त होता है वहाँ की वस्तुएं, आभूषण, मोहरे और जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उससे ज्ञात होता है कि जो उच्च वर्ग था बच्चों और एक निम्न वर्ग था, अर्थात समाज में वर्ग भेद कायम था। इसके अलावा बच्चों वहाँ से खुदाई से प्राप्त मिट्टी के खिलौने, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि भी प्राप्त होती हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि जो जनसाधारण जनता थी, सामान्य जनता थी बच्चों, वह उसका प्रयोग करती होगी। तो समाज धनी और निर्धन वर्ग में बटा था। तो सभ्रांत लोग जो धनी वर्ग थे बच्चों, उनके जो अभिलेख हैं उनसे ज्ञात होता है कि जो धनी वर्ग था वह दान भी किया करता होगा, अर्थात दान के भी उल्लेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्पादन के नियंत्रण करता भी सभ्रांत लोग अर्थात धनी लोगों के हाथ में ही था। तो ऐसी स्थिति में बच्चों वो दान देते थे। इसके अलावा जो अन्य वर्ग था बच्चों समाज में, वो शिल्पकार और शूद्र थे। तो इनका जीवन बहुत ही साधारण था बच्चों, और आवश्यकताएं भी इनकी कम होती थी। तो इसमें बच्चों क्या था, शिल्प और श्रेणियां भी में लोगों को उनके काम के अनुसार बांटा गया था। तो कपड़े बनाने का काम काफ़ी उन्नत था बच्चों। ऐसे कुछ उदाहरण भी मिले हैं, जैसे अमरकोश में स्थित कताई, बुनाई, धागे आदि का संदर्भ आया है।
इसके अलावा कालिदास के नाटकों में भी उनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुषाण काल में भारत में कपड़े जो सिले सिलाए कपड़े थे अर्थात रेडीमेड कपड़ों का भी प्रचलन हो गया था। ऐसे कुछ उदाहरण हमें अवशेषों से बच्चों प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गुप्त काल में बच्चों नालंदा, वैशाली इत्यादि स्थानों में श्रेष्ठियों, सार्थवाओं, प्रथम कुलीकों इत्यादियों की मोहरें, शिल्पियों आदि की संगठनात्मक गतिविधियां प्रदर्शित होती हैं। इसके अलावा बच्चों बृहस्पति का कहना है कि नवीन श्रेणी के जन्म के समय कुछ पूंजी जमा करके लोग एक दूसरे में विश्वास करते थे। अर्थात उससे ज्ञात होता है कि लोग एक दूसरे में विश्वास भी करते थे। इसके अलावा व्यवसाय के हितों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यों में जैसे सभागृहों का निर्माण करना अर्थात जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर सभाओं का आयोजन करते रहे होंगे। इसके अलावा बच्चों यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाएं, इसके अलावा आश्रयालयों अर्थात जहाँ पर लोग आश्रय ले सकते थे, जलाशयों, उद्यानों, मंदिरों इत्यादि का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। तो बच्चों इससे क्या पता लगता है हमें कि गुप्त काल एक उन्नत दशा में था। श्रेणियों का अपना झंडा होता था तथा वे सिक्के भी चलाती थी। इसके अलावा सिक्कों की भी जानकारी हमें गुप्त काल से प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम और बंधुवर्धन के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी में भी किस प्रकार 437 से 38 ईस्वी तक एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण उन लोगों ने कराया था। इसके अलावा 437 से 74 तक उसकी मरम्मत कराई। ये श्रेणियां बैंकर्स का कार्य भी करते थे अर्थात पैसे को जमा करना और उसको पैसे को रिटर्न करना जमा करने वालों का काम भी होता था। अर्थात जिस तरह से कार्य आज बैंक करते हैं उस तरह से श्रेणियां करती थी। समुद्रगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र से पता चलता है कि इंद्रपुर में देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर के तौलिये की श्रेणियों के पास पूंजी जमा कराई थी, जिससे सूर्य मंदिर के दीपक को स्थायी रूप से देख रेख की जा सके। तो एक जातियां हैं तेलियां, वो क्या है, वो भी एक ब्राह्मण जाति थी जिस पैसे को जमा करने का कार्य करती थी। अब बात करेंगे हम बच्चों इसमें उस काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी। तो महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा था। तो सातवाहन काल के जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नति पर थे बच्चों। जो अनेक इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं और जो हमारे यहाँ पर विदेशी आए उन्होंने उसका वर्णन किया है। पेरिप्लस, टालमी आदि ने बताया है कि मुगल मुद्राएं जो थी तत्काल व्यापारिक प्रगति की सूचक थी। अर्थात जो मुद्राएं मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस काल में भारतवर्ष में जो है व्यापार उन्नत अवस्था में था। देश के भीतर बच्चों कहाँ कहाँ पर यह व्यापार होता था उसमें से था प्रथम महत्वपूर्ण पैठन, तगर, चुनार, करहाटक, नासिक, वैजयंती, धान्यकटक, विजयपुर इत्यादि ऐसे बच्चों शहर थे जहाँ पर व्यापार उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा पश्चिम की बात करें तो भड़ोच और सर्वप्रथम मंडी थी। इसके अलावा टालमी ने बताया कि विशालकाय पन्ने नगर भी इस प्रकार के कार्य के लिए मशहूर था। इसके अलावा उज्जैनी, प्रतिष्ठान, तगार अन्य व्यापारिक केंद्र थे। तो यहाँ से माल कहाँ तक जाता था, रोमन की मंडी तक माल भारत से विदेशों को निर्यात किया जाता था बच्चों। इसके अलावा प्रतिष्ठान, धनकटक एवं सातवाहनों की राजधानी थी। ये व्यापार एवं वाणिज्य के बच्चों प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसके अलावा भड़ोच के ही नीचे सोपारा स्थित जो कल्याण नगर का पत्तन था, अर्थात जहाँ से व्यापारिक मार्ग होता था। इसके अलावा पूर्वी दक्कन में एक और बंदरगाह कंटकोसलीन, कोंदूर, आले सिंगे इत्यादि थे। तो बात करें यहाँ पर हम बंदरगाहों की, तो एक देश से दूसरे देश को अपना सामान भेजने के लिए बहुत सारे व्यापारिक केंद्र और
बंदरगाह स्थापित किए गए। तो यहाँ पर बच्चों पश्चिमी देशों से जहाज आते जाते रहते थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं के बारे में बताया था। इसके अलावा हिप्पोलस की खोज से पूर्व जहां मिस्र के व्यापारी भारत की ओर लगभग 20 वर्ष में 20 जहाज लाते थे, इसके अतिरिक्त औसतन एक जहाज अब आने लगा था। इसके अलावा बच्चों भारत का व्यापार मिस्र, रोम, चीन, पूर्वी द्वीप समूह के साथ होता था। इसके अलावा दक्कन में रोम के निवासी भी अपने लिए रत्न, मलमल और विलासिता की सामग्री जो है बच्चों वो मंगाते थे और इसके बदले में मुंह मांगा सोना भी वो देते थे। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में बच्चों महत्वपूर्ण था रेशमी कपड़े, मलमल, चीनी, इलायची, हीरे, मणिक और मोती इत्यादि का भारत निर्यात करता था। इसके अलावा जो आयात होता था अर्थात विदेशों से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी उसमें रोमन मदिरा, तांबा, रांगा, सीसा, दवाएं आदि प्रमुख थी जो भारत के व्यापार के लिए बच्चों लाभकारी सिद्ध होती थी। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ साथ सातवाहन काल में लंका और द्वीप समूह से जिसमें जावा, सुमात्रा इत्यादि के साथ भी जल मार्ग से बच्चों व्यापार होता था। इसके अलावा जो स्वर्ण भूमि की यात्रा के लिए एक बंदरगाह जो पाटलिपुत्र के एक सड़क के मार्ग से जुड़ा था, खाड़ी पार को जाता था बच्चों। इसके अलावा पूर्वी द्वीप समूह से सुगंधित मसालों के लिए जो प्रसिद्ध था, यह प्रबल लालसा भारतीयों के व्यापारियों को खींच ले आती थी। तो दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से और दूसरी शताब्दी के अंत तक भारत में सिक्कों की प्रचुरता भी देखने को मिलती है। यहाँ पर बच्चों कांसे के, तांबे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो विकसित व्यवसाय और वाणिज्य की सूचना देते हैं। इन्हीं से उस समय बच्चों लेन देन होता था। इसके अलावा कुषाण काल में भी भारत का विदेशों के साथ बच्चों व्यापार रहा। विभिन्न देश के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ से विदेशों को माल भेजा जाता था। इसके अलावा बच्चों उत्तर पश्चिम से व्यापारिक मार्ग एवं पश्चिमी तट के माध्यम से भी बच्चों समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो था वो काफ़ी लाभदायक था। तो इतिहासकार मॉमसन ने भी बताया है कि भारत की ओर बहुत बड़ी मात्रा में सोने के लाए जाने का उल्लेख मिलता है जो भारत के आयात के मूल्य को देना पड़ता था। तो इतना अधिक धन आता था तो अनेकों इतिहासकारों ने उसके बारे में बच्चों विस्तार से बताया है। तो भारत में या कुछ वस्तुएं भारत से जैसे मलमल आदि मंगाई जाती है। इसके लिए क्या है, इसको लपेटकर रोमन स्त्रियां बाजारों में घूम सकती थी। वास्तव में यह नगर की नैतिकता के लिए भय बनी हुई थी। तो अंत में विवश होकर उन्होंने वहाँ की जो सरकार थी भारत से बच्चों मलमल का आयात बंद कर दिया था। रोमन के साथ व्यापार पश्चिमी और दक्षिणी बंदरगाहों से किया जाता था। प्रदेशों में बड़ी संख्या में इससे बच्चों भारत में रोमन सिक्कों की प्राप्ति होती थी। तो इस बात की पुष्टि होती है कि रोमन सिक्कों का प्रभाव कुषाणों के सिक्कों पर ही नहीं अन्य राजाओं पर भी पड़ा। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक बच्चों कनिष्क था। तो भारत का चीन के साथ व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर जो है होता प्रतीत दिखाई देता है, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। क्योंकि चीन के सिक्के भारत के लिए ही नहीं, भारत के सिक्के चीन में भी प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय वस्तुओं के बदले चीन से रेशम प्राप्त किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अंत में कहा जा सकता है कि गुप्त काल तक आते आते भारत का जो व्यापार था उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार एवं परिस्थितियों के कारण कम होना प्रमाणित सा लगता है। गुप्त काल में भारत की विदेशों से प्राप्त समृद्धि में कमी आई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत में कोई ऐसा उलटफेर गुप्त काल के व्यापार में हुआ हो जैसा कि इतिहासकार बताते हैं। तो
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से गुप्त काल में भारत का व्यापार अन्य व्यापारों के साथ बंद हो गया। ब्रैकेट में बच्चों दिया है कि यूनानी जो समुद्र यात्री है उन्होंने मालाबार तट अर्थात आधुनिक केरल के बारे में कुछ बताया है कि समुद्र यात्री हिप्पोलारा द्वारा रचित अपनी जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियंस में, उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि भारत भारी मात्रा में काली मिर्च एवं दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज भेजते थे और यहाँ से भारी मात्रा में उसको ले जाते थे। इसके अलावा सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे आदि का आयात भी किया जाता रहा होगा। इसके अलावा बच्चों रेशमी वस्त्र, पत्थरों, पारदर्शी पत्थरों, हीरे एवं काले नग, कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। तमिलनाडु से बच्चों बहुमूल्य पत्थर जो है वो बनाए जाते थे और मूंगों के उद्योग के लिए पुरातात्विक साक्ष्य से यह प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अनेकों इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि भारत का जो व्यापार था विदेशों से किस प्रकार से रहा होगा। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे सिक्के और राजा के नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।